वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशन में। मैं एमडी एहतेशाम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है 12th कॉमर्स का एनपीओ यानी कि नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसे हम गैर लाभकारी संस्था भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक लाभकारी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा गैर लाभकारी संस्था जिसका उद्देश्य जिसका मकसद लाभ कमाना नहीं होता। तो ये संस्थाएं क्या है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना है, मतलब जिनका जिनका शुरुआत इसलिए हुआ है पूंजी लगाकर ताकि उससे लाभ कमाया जा सके, प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे कि रिलायंस है, जिंदल है, मित्तल है, टाटा है, बाटा है। ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉफिट अर्निंग के मकसद से बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं गैर लाभकारी संस्था, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स क्लब है या कोई जिम है या फिर कोई पब्लिक लाइब्रेरी है, तो इस तरह की चीजें, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो इनका मकसद पब्लिक वेलफेयर होता है या पब्लिक को फैसिलिटेट करना होता है, उनके लिए सुविधाएं प्रदान करनी होती है। इनका उद्देश्य, इनका मकसद लाभ कमाना नहीं होता। जैसे कि सलमान खान की एक वो संस्था है, बीइंग ह्यूमन नाम है जिसका, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मकसद लाभ कमाना नहीं है। तो जिन बिजनेसेस का मकसद लाभ कमाना नहीं होता, क्या उन बिजनेसेस को, बिजनेस तो नहीं बोलेंगे, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन संस्थाओं को जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, क्या उनको रन करने के लिए, चलने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ती? बिल्कुल जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के कोई भी संस्था नहीं चल सकता। अगर आपका एक पब्लिक लाइब्रेरी ही है तो लाइब्रेरी में बहुत सारा फर्निशिंग का काम करवाना पड़ता है। एक रूम है जिसका रेंट हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो सकता है, स्टेशनरी का खर्चा हो सकता है, या आपने अगर किसी को रखा है लाइब्रेरियन तो उसको आपने सैलरी देना पड़ेगा। अगर उसका कोई सेक्रेटरी है तो उसको ऑनरेरियम देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। ये जो मैंने एक वर्ड यूज किया ऑनरेरियम, इसे अगर हम हिंदी में बोले तो इसे पारिश्रमिक कहते हैं, यानी कि श्रम के बदले में जो देते हैं उसे पारिश्रमिक या ऑनरेरियम कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम आज बात करने वाले हैं इसके अकाउंटिंग के बारे में। जो ये हमारा नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसका अकाउंटिंग किस तरह से होता है। तो अकाउंटिंग तो हमने इससे पहले भी देखा है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का। किसके थ्रू देखा है, किसके हिसाब से हमने किया था? वो जो डबल एंट्री सिस्टम था, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बेसिस पे हमने प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का अकाउंटिंग किया था। तो क्या उसका इस्तेमाल इसमें हो सकता है, इसके अकाउंटिंग में? नहीं हो सकता। यह ठीक उसी तरह की बात है कि अगर आपको किसी का वजन नापना है तो आप उसको नापने के लिए थर्मामीटर लेकर आ रहे हो, यह कहकर कि थर्मामीटर भी तो नापता ही है, लेकिन आपको सोचना यह होगा कि थर्मामीटर जो है टेम्परेचर या तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसी का वजन नापने के लिए प्रयोग नहीं होता। तो जिस तरह से थर्मामीटर से वजन नहीं मापा जा सकता, उसी तरह से डबल अकाउंटिंग सिस्टम का इस्तेमाल नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंटिंग करने में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डबल अकाउंटिंग सिस्टम हमें क्या बताती है? जर्नल बनेगा, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा, उसके बाद फाइनल अकाउंट में हम पहुंचेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट बन के ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, पीएल अकाउंट बन के नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। तो अल्टीमेटली ये हमें क्या दे रही है? ये हमें प्रॉफिट निकाल के दे रही है। और हम जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें उसका तो नाम ही है नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां प्रॉफिट है ही नहीं। तो इसलिए उस मेथड का इस्तेमाल यहां नहीं कर सकते। तो यहां हम कैसे करते हैं? तो यहां हम बस ये देखते हैं कि पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। ठीक है, तो यहां जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहां से आता है? क्योंकि यहां तो कोई कैपिटल लगाने वाला है ही नहीं। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता तो आप अपना पैसा वहां लगा दोगे कैपिटल के नाम पे, क्योंकि वो आपको रिटर्न देगा। लेकिन ये तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहां तो कैपिटल को इंट्रोड्यूस करने वाला नहीं है। तो यहां पैसा कहां से आता है? तो क्या क्या सोर्सेज है? तो ये जो दान दक्षिणा बोलते हैं ना, ये उन्हीं सब चीजों से इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन चलता है। जैसे कि कोई कहीं से चैरिटी मिल गया, कोई डोनेशन दे दिया, या फिर अगर इस क्लब के या इस ऑर्गेनाइजेशन के कोई मेंबर हैं तो वो चंदा देते हैं, जिसे कहते हैं हम सब्सक्रिप्शन देते हैं, या कोई लीगेसी है, कोई वसीयत कर दिया कि आप जो है बीइंग ह्यूमन संस्था में मेरा संपत्ति को बेचने के बाद उसका 10% आप वहां दे देना। तो इस तरह का जो वसीयत, लीगेसीज होती है, इन सब चीजों से ये चलता है, दान दक्षिणा से। तो ये तो इस बारे में हो गया कि इन सब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा आता कहां से है। अब हम बात करेंगे कि इनका पैसा जाता कहां है। तो खर्च भी तो है। अगर रूम है तो उसका रेंट देना है, स्टेशनरी का पेमेंट करना है, तो रिलेटेड एक्सपेंसेस बहुत सारे होते हैं, तो यहाँ खर्च होता है। तो यहाँ पे देखिए पैसा आ भी रहा है और पैसा जा भी रहा है। तो जब पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, तो इसका हिसाब किताब भी तो रखना जरूरी है। तो इसका हिसाब किताब जो हम रखते हैं तो इसके लिए दो अलग अलग अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट जो है वो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, और जो दूसरा अकाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। ऐसे सुनने में रिसीप्ट और इनकम एक जैसा लगता है और पेमेंट एक्सपेंडिचर एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। हमें इन्हीं दोनों के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है उसे समझना है। अगर हम इसे समझ लेंगे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट हमको बनाने में भी आसानी होगी।
दोनों का जो आइटम है हम उसको क्लासिफाइड कर पाएंगे और हमें एंट्री में पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो इसे समझना बहुत जरूरी है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझें। तो अगर रिसीप्ट की बात करें, हम रिसीप्ट किसे कहते हैं? हर वो चीज जो हमें मिल गया वो रिसीप्ट है, ठीक है। तो यहां पे मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, किसी भी तरह का अगर इनफ्लो ऑफ कैश हुआ है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो पैसा चाहे कहीं से भी आ रहा हो, छोटा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है, करंट ईयर से रिलेटेड पैसा है, प्रीवियस ईयर का बकाया मिला है, या आने वाले साल के लिए एडवांस मिल गया है, किसी भी तरह का पैसा अगर आपने रिसीव किया है विच इज इंक्लूडेड इन रिसिप्ट, वो रिसिप्ट के अंडर में आएगा। अच्छा, अब इसके जस्ट अपोजिट आउटफ्लो ऑफ कैश अगर किसी तरह का भी हुआ है, आपने किसी को भी पेमेंट किया है, चाहे वो पेमेंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड था, या करंट ईयर का भुगतान हुआ है, या आने वाले साल के लिए आपने एडवांस दे दिया, या फिर आपका पेमेंट रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का, उससे मतलब नहीं है। आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, पैसा आपके पास से गया है, तो वो पेमेंट में आएगा ही आएगा, आंख बंद करके उसे पेमेंट में डाल दो आप। तो ये तो हो गया। तो अब हम इनकम एक्सपेंडिचर को समझेंगे। रिसीव पेमेंट हमने समझ लिया, रिसीव पेमेंट में किस तरह के आइटम्स आते हैं। अब रिसीव से ही इनकम निकलता, पेमेंट से एक्सपेंडिचर निकलता, इसे समझेंगे। लेकिन इसे समझने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो है जो रिसीप्ट या फिर पेमेंट का जो नेचर होता है वो दो नेचर के हो सकते हैं। एक होता है रेवेन्यू नेचर का, दूसरा होता है कैपिटल नेचर का। तो सबसे पहले हम रिसीप्ट की बात करते हैं। तो रिसीप्ट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कैपिटल रिसीप्ट किसे कहते हैं। अच्छा, रिसीप्ट दोनों ही केसेस में अगर पैसा आ रहा तो वो रिसीप्ट है। अभी सपोज करो कि आपने बैंक से लोन निकाला 50,000 रुपए का, तो पैसा आया ना, तो ये रिसीप्ट में तो आएगा, लेकिन ये पैसा आने के साथ साथ आपके लिए दायित्व उत्पन्न कर रहा, आपके लिए लायबिलिटी को जनरेट कर रहा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन देखते हैं कि आपके क्लब का एक मेंबर है जो कि आपको, बहुत सारे मेंबर हैं जिन्होंने आपको चंदा दिया और चंदा से आपने 5,000 रुपए इकट्ठा किया, तो यहां पर भी पैसा आया सब्सक्रिप्शन के नाम पे, लेकिन यह पैसा आपके लिए लायबिलिटी जनरेट नहीं किया, दायित्व उत्पन्न नहीं किया। तो जो पैसा, जो इनफ्लो ऑफ कैश लायबिलिटी जनरेट करता है, दायित्व उत्पन्न करता है, उसे कैपिटल नेचर का रिसीप्ट कहते हैं, और जो लायबिलिटी जनरेट नहीं करता उसे हम रेवेन्यू नेचर का कहते हैं। ठीक इसी तरह पेमेंट के बारे में हम बात करेंगे। पेमेंट भी जो है ये रेवेन्यू और कैपिटल नेचर का हो सकता है। जैसे आपके पास से पैसा जा रहा वो पेमेंट है। अभी सपोज करो कि आपने 30,000 रुपए निकाला और 30,000 से एक मशीन खरीद लिया आपने, तो पैसा तो गया, लेकिन वो पैसा क्या है कि आपके लिए एक एसेट बना दिया। तो ये जो खर्चा हुआ आपका 30,000 रुपया, तो ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ, इसे हम कैपिटल एक्सपेंसेस या कैपिटल पेमेंट कहेंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ दिन के बाद आपका वही मशीन खराब हुआ, तो आपने मैकेनिक को बुला के उसका रिपेयरिंग करवा लिया। तो रिपेयरिंग में मान लो कि आपको 3,000 रुपया खर्च करना पड़ा, तो पैसा यहां भी गया, लेकिन ये जो रिपेयरिंग है ये आपके लिए कोई नया एसेट नहीं बना रहा, तो ये आपका रेवेन्यू नेचर का पेमेंट हुआ। तो होप आपको समझ में आया होगा कि जो रिसीप्ट है रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के होते हैं, और जो पेमेंट है वो भी रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के होते हैं। ये समझ आ गया। इसके बाद बस एक और पॉइंट है जिसे आपको समझना पड़ेगा, वो बड़ा ही सिंपल है। अभी अगर हम बात करते हैं यहां ईयर की, तो ईयर का 3 कैटेगरी हो जाएगा, 3 एस्पेक्ट हो जाएगा। एक करंट ईयर, अभी मान लो कि करंट ईयर 2001 है, तो जस्ट प्रीवियस ईयर 2000 हो जाएगा और इनकमिंग ईयर 2002 हो जाएगा। तो इसे समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि रिसीप्ट में हर वो अमाउंट आता है जो चाहे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, करंट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर इनकमिंग ईयर से रिलेटेड हो, ठीक है। लेकिन रिसीप्ट जो है वही आगे चल के इनकम बनता है, लेकिन रिसीव का वो पार्ट इनकम में आएगा जो कि करंट ईयर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपने ये अश्योर करना है कि रिसीव से वो अमाउंट आप लेकर आओ। रिसीव आ गया, अब रिसीव में से वो अमाउंट छांट लो, क्योंकि रिसीव में तो प्रीवियस ईयर का भी पैसा है, इनकमिंग ईयर का भी पैसा, करंट ईयर का भी है। तो रिसीव में से वो पैसा आप छांट लो जो कि करंट ईयर का, ठीक है। अभी मान लो 2 अमाउंट आपने निकाला रिसीव से जो करंट ईयर का, एक 50,000 का लोन जो आपने बैंक से लिया था, करंट ईयर में ही लिया था, ठीक है। उसके बाद 5,000 का जो चंदा आपने उठाया है वो भी करंट ईयर का है, ठीक है। तो अभी ये जो 50,000 का लोन है ये दोनों ही करंट ईयर का, बट अब इसमें एक चीज और छांटना पड़ेगा आपको कि दोनों में से रेवेन्यू नेचर का कौन है। तो ये जो 50,000 का लोन है ये तो लायबिलिटी जनरेट कर रहा है, ये छट जाएगा, ये कैपिटल नेचर का, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। रेवेन्यू नेचर का कौन है? ये जो सब्सक्रिप्शन है आपका 5,000 का, ये रेवेन्यू नेचर का है। तो इनकम में 5,000 का सब्सक्रिप्शन जो है वही आएगा,
होप आपको ये समझ आया होगा एग्जाम्पल। यानी कि एक रिसीप्ट को इनकम बनने के लिए दो दरवाजों को पार करना पड़ता है। पहला जो गेट है, पहला गेट में यह पूछा जाता है कि आप करंट ईयर से हैं। अगर करंट ईयर से हैं तो उसको पास मिलेगा, वो आगे पार हो जाएगा। अगर करंट ईयर का नहीं है तो वही रह जाएगा पिछले दरवाजे में। अब एक गेट पार कर लिया गया। अब दूसरा गेट में यह पूछा जाएगा रेवेन्यू नेचर के हो या कैपिटल नेचर के हो। अगर कैपिटल नेचर के वहीं रुकिए, रेवेन्यू नेचर के तो आपको पास मिल जाएगा। यानी कि दो दरवाजों को पार किया तो रिसीप्ट जो है वो इनकम बन गया। अब पेमेंट भी एक्सपेंडिचर उसी तरह से बनता है। सबसे पहले पेमेंट में हम देखते हैं कि ये जो पेमेंट है ये किस ईयर से रिलेटेड है। अगर करंट ईयर का है तो उसको आप रख लो, अगर प्रीवियस ईयर इनकमिंग ईयर का छांट दो। करंट ईयर वाला आ गया अभी पेमेंट। अब करंट ईयर का पेमेंट में से आपको यह देखना है कि ये रेवेन्यू पेमेंट है या कैपिटल पेमेंट है। अगर ऐसा पेमेंट है जिससे कोई एसेट जनरेट हो रहा तो उसको छांट दो आप। ऐसा पेमेंट जिससे कोई एसेट नहीं बन रहा, वही एक्सपायर हो जा रहा, जैसे कि सैलरी का पेमेंट आपने कर दिया, रेंट का पेमेंट आपने कर दिया, स्टेशनरी का पेमेंट आपने कर दिया, तो ये सब रेवेन्यू नेचर के होते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो इस तरह से जो रिसीप्ट है वो इनकम बनता है और जो पेमेंट है वो एक्सपेंडिचर बनता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद आपको यह समझ आया होगा कि रिसीप्ट जो है वो इनकम कैसे बनता है और पेमेंट एक्सपेंडिचर कैसे बनता है। तो आगे नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि जो सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का वो किस तरह से निकाला जाता है। अगर आपको इस डिस्कशन में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमें अपना प्रॉब्लम बताएं। एज सुन एज पॉसिबल उसे आंसर किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर